हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने सीखा कि किसी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले को कैसे लिखते हैं। और पिछले लेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट यह भी था कि कैसे आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेट को खुद से प्रिपेयर कर सकते हो और उस सेट का यूज करके आप किसी ड्राइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कैसे लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, इस पर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डायमेंशन के एप्लीकेशन के अबाउट डिस्कस करेंगे। डायमेंशन का यूज करके आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी गिवन इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक कर सकते हो और किसी डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप फार्मूला ड्राइव कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का फर्स्ट पार्ट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अगर हम ये कंसीडर कर ले कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो n1 है और फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में जो मास, लेंथ और टाइम के यूनिट्स यूज किए जा रहे हैं मेजरमेंट के लिए वो m1, l1 और t1 है। दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जो मास, लेंथ और टाइम के यूनिट्स यूज हो रहे हैं वो m2, l2, t2 हैं। और फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो m पावर a, l पावर b, t पावर c है। मास, लेंथ और टाइम के जो डायमेंशन हैं वो a, b और c हैं। तो अगर इतनी चीज़ें आपको फाइंड हैं तो अब आप दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में उस फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा ये कैलकुलेट कर सकते हो। क्या तरीका होगा? तरीका ये है कि किसी भी क्वांटिटी का जब हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो उस क्वांटिटी का अमाउंट नहीं बदलता, यानी फर्स्ट सिस्टम में जो अमाउंट होगा वही अमाउंट सेकंड सिस्टम में भी होगा और किसी भी सिस्टम में जो अमाउंट होता है फिजिकल क्वांटिटी का वो उस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और उस सिस्टम में जो यूनिट यूज्ड की गई है मेजरमेंट में उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अमाउंट जो होगा Q इक्वल टू n इंटू यू लिख सकते हो आप। तो n इंटू यू की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट मेजरमेंट में फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में जो होगी वही सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में भी होगी। तो n1 तो हमें ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन बताया जाएगा। u1 मास, लेंथ और टाइम के यूनिट बताए ही गए हैं और डायमेंशन भी बता दिया गया है मास, लेंथ और टाइम का। तो ऐसे में फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी वो m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c होगी और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी वो u2 इक्वल टू m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c होगा।
अब आप N1U1 इक्वल टू N2U2 आप फार्मूला अप्लाई करके N2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। U2 इक्वल टू N1 इंटू U1 अपान U2 यहां से आपको मिल रहा है। अब U1 और U2 की अगर आप वैल्यूज को इसमें अगर रखते हैं तो N1 अगर वैल्यूज को रखते हैं तो फिर N2 इक्वल टू आपको मिलेगा N1 इंटू M1 अपान M2 होल पावर A, L1 अपान L2 होल पावर B इंटू T1 अपान T2 होल पावर C। इस फार्मूले का यूज करके आप सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आइए इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है, इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज 10। If a new system of unit is taken in which unit of mass is 2 kg, unit of length is 5 meter and unit of time is 4 seconds. The dimension of mass, length and time are 2, -1 and -2 respectively. Then find numerical value of the physical quantity in second system of unit। सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब जैसा यहाँ बताया गया है, मास का जो डायमेंशन है वो 2 है, तो ये इक्वल टू तो 2 हो गया। लेंथ का डायमेंशन -1 है, तो b इक्वल टू -1 हुआ। और टाइम का डायमेंशन -2 है, तो c इक्वल टू -2 हो गया। और फर्स्ट सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्वेश्चन में बताया गया है 10 है, तो N1 हो गया 10। और दोनों सिस्टम्स के अबाउट जो यूनिट यूज हो रहे हैं वो भी यहाँ बताया गया है। फर्स्ट सिस्टम कौन सा है, वो है एसआई सिस्टम, और एसआई सिस्टम में मास की यूनिट किलोग्राम होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। और जो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें मास की यूनिट बताई गई है वो है 2 किलोग्राम और लेंथ की यूनिट 5 मीटर है और टाइम की यूनिट 4 सेकंड है। तो आपको दोनों सिस्टम में पता है, पहले सिस्टम में M1, L1 और T1 किलोग्राम, मीटर और सेकंड है। दूसरे सिस्टम में M2, L2, T2 ये 2 किलोग्राम, 5 मीटर और 4 सेकंड है। अब आप इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करते हो तो यहाँ से आपको सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू N2 फाइंड हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने पर आ रही है 200, यानी सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में जो फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो 200 होगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ होमोजेनिटी। इस लॉ के अकॉर्डिंग ओनली लाइक क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। Addition or subtraction also gives similar type of quantity having similar dimension as the previous two। आप जिन दो क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिनके बिटवीन एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप अप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों सिमिलर टाइप की होनी चाहिए। और आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो क्वांटिटी अटेन होगी वो उसी टाइप की होगी जैसा कि वो दोनों पहले वाली दोनों क्वांटिटीज़ जिस टाइप की रही होंगी। अगर हम कंसिडर कर लें इफ x प्लस माइनस वाई गिव्स z, तो डेफिनेटली x, y और z ये तीनों सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटीज होंगे और इन तीनों के डायमेंशन सेम होंगे।
अब इस लॉ को यूज करके आप किसी इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है करेक्टनेस ऑफ ये गिवन रिलेशन। अगर कोई इक्वेशन है और वो करेक्ट है तो डेफिनेटली वो लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फुलफिल करेगा। उस इक्वेशन में लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन होगा वही राइट साइड का डायमेंशन होगा, और डेफिनेटली जो क्वांटिटीज एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होंगी वो डेफिनेटली उनके भी डायमेंशन सेम होंगे। अगर ये पॉइंट्स फुलफिल होते हैं तो ऐसे में वो इक्वेशन कहा जाएगा कि डायमेंशनली करेक्ट है। अब यहाँ एक टर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन। एक्चुअल में डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन कोई है तो वो एक्चुअली में बी करेक्ट और इनकरेक्ट, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट रिलेशन अगर है तो डेफिनेटली वो इनकरेक्ट ही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें। डायमेंशनली इनकरेक्ट रिलेशन आर एक्चुअली इनकरेक्ट। Dimensionally correct relation may be actually incorrect. Dimensionally correct relation may be actually correct. अगर dimensionally correct relation है तो वो actually correct भी हो सकता है और incorrect भी हो सकता है, लेकिन अगर dimensionally incorrect relation है तो श्योर एंड सर्टेन है कि वो एक्चुअली इनकरेक्ट ही होगा। आइए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट राइट्स ए फेमस इक्वेशन ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। हेयर m एंड m आर डायनेमिक एंड रेस्ट मास respectively and v is the speed of moving particle, but he is confused that where the constant c he puts, c के अबाउट भी बताया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट है। आपको उसे हेल्प करना है, उस स्टूडेंट को जो ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि स्पीड ऑफ लाइट स्मॉल सी को इस रिलेशन में यूज होना है, लेकिन कहाँ वो उसे रखना है, उस सी को कहाँ पुट करना है वो ये नहीं समझ पा रहा है, तो आपको उसे हेल्प करना है। तो इसे आप डायमेंशन का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अब जैसा आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अगर कोई रिलेशन है वो लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फुलफिल कर रहा है तभी वो सही हो सकता है, और अगर लॉ ऑफ होमोजेनिटी को अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली एक्चुअली इनकरेक्ट ही होगा। तो इस रिलेशन को आप केयरफुली वॉच करें तो एक खास बात दिख रही है कि लेफ्ट साइड में डायनेमिक मास स्मॉल m है और राइट साइड में m नॉट स्टैटिक मास है। दोनों ही मास हैं, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों तरफ मास है, तो इसके साथ में जो डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में जो भी क्वांटिटी होगी वो डेफिनेटली क्या होगी, फिर तो डायमेंशनलेस होगी, क्योंकि दोनों साइड में एक लेफ्ट साइड अगर मास है तो राइट साइड में भी मास ही होगा, तभी डायमेंशन दोनों साइड के सेम होंगे। तो राइट साइड में m नॉट के साथ डिवीजन में रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर है, तो रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर डेफिनेटली होना क्या चाहिए, डायमेंशनलेस होना ही चाहिए। लेकिन वन तो नंबर है, वो तो है डायमेंशनलेस, लेकिन v स्पीड ऑफ लाइट है, वो तो डायमेंशनलेस नहीं है। तो यहां पर 1 डायमेंशनलेस है, नंबर है, और v स्क्वायर डायमेंशनलेस नहीं है, तो फिर गलती यहीं पर है, क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी 1 में आप डायमेंशनलेस क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो जिसमें ऐड यहाँ किया गया है b स्क्वायर को, तो यहीं पर गलती है, यहाँ पर ही c को पुट करना होगा। b पार्टिकल की स्पीड है और c स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों ही स्पीड है। तो अगर स्पीड को स्पीड से ही डिवाइड कर दिया जाए तो फिर जो क्वांटिटी अटेन होगी वो फिर डायमेंशनलेस होगी। तो यहाँ एक बात ये क्लियर हो जाती है कि फिर तो b की जगह पर आपको b/c रखना होगा। इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो ये करेक्ट रिलेशन होगा वो m इक्वल टू
एम नॉट रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर होगा। एम इक्वल टू एम नॉट अपान रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ये कैरेक्टर रिलेशन है। अब लास्ट इसका थर्ड एप्लीकेशन है टू ड्राइव द रिलेशन फॉर ए गिवन क्वांटिटी। डायमेंशन के कॉन्सेप्ट का यूज करके आप किसी डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन ड्राइव कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ 3 अदर डायमेंशन के कॉन्सेप्ट का यूज करके आप डायमेंशनल क्वांटिटीज के बिटवीन रिलेशन डिड्यूस कर सकते हो। अब ऐसा कैसे किया जाएगा? जैसे सपोज कर लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी Q है और वो 3 अदर डायमेंशनल क्वांटिटीज x, y और z पर डिपेंड करती है। तो ऐसे में आप एक रिलेशन लिख सकते हो Q इक्वल टू K x पावर a, y पावर b, z पावर c। यहां पर K क्या है? वो डायमेंशनलेस कोई कांस्टेंट है। और इस इक्वेशन को अब हम कंसीडर कर ले रहे हैं इक्वेशन 1। अब अगर ये जो हमने कंसीडर कर लिया है रिलेशन, ये अगर रिलेशन करेक्ट है तो डेफिनेटली ये लेफ्ट साइड का डायमेंशन जो होगा वो राइट साइड के डायमेंशन के सिमिलर होगा। अब हम अगर इनके दोनों साइड्स के डायमेंशन फार्मूले को लिखकर और डायमेंशन को चेक करते हैं, दोनों तरफ मास के डायमेंशन सेम होने चाहिए, इससे आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। दोनों साइड्स में लेंथ के डायमेंशन सेम होने चाहिए, इससे एक रिलेशन मिलेगा। और दोनों साइड में टाइम के डायमेंशन सेम होंगे, इससे एक रिलेशन मिलेगा। और ये तीनों रिलेशन इन टर्म्स ए, बी और सी होंगे। अब अगर इन तीनों रिलेशंस को आप सॉल्व करते हैं तो इससे ए, बी और सी के वैल्यूज आपको फाइंड हो जाएंगे। ये और बी, ए, बी और सी के वैल्यूज को आप इक्वेशन 1 में Q इक्वल टू के एक्स पावर ए, वाई पावर बी, जेड पावर सी इसमें रखते हैं अगर आप, तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा Q, X, Y और Z में। आइए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है द टाइम पीरियड कैपिटल T ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स टू द मास ऑफ द बॉब स्मॉल m, लेंथ ऑफ पेंडुलम स्मॉल l and acceleration due to gravity small g. Deduce the formula for time period of pendulum. पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए आपको फार्मूला ड्राइव करना है। तो यहां से हम एक इक्वेशन कंसीडर कर ले रहे हैं T इक्वल टू के m पावर ए, l पावर b, g पावर c। ये हमने अपनी तरफ से एक रिलेशन कंसीडर कर लिया। अब अगर ये रिलेशन सही है तो डेफिनेटली दोनों साइड के डायमेंशन कंपेयर करेंगे और वो इक्वल होंगे। तो लेफ्ट साइड तो टाइम पीरियड है, उसका तो डायमेंशन फार्मूला कैपिटल T ही होगा, लेकिन राइट साइड में आप देखें तो m पावर ए, l पावर b, g पावर c है। हाँ, के डायमेंशन लेस है। तो ऐसे में m, l और g इनके डायमेंशन फार्मूले अगर आप लिखते हो तो ये आपको अटेन हो रहा है T इक्वल टू m पावर ए, l पावर b और इंटू LT माइनस 2 का होल पावर c। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो और दोनों साइड्स के डायमेंशन को कंपेयर करते हो मास, लेंथ और टाइम के, तो आप देखें राइट साइड में मास का डायमेंशन ये है और लेफ्ट साइड में मास का डायमेंशन 0 है। तो डेफिनेटली ये इक्वल टू 0 होगा। हमें ये की वैल्यू फाइंड हो गई। राइट साइड में अगर आप देखें तो लेंथ का डायमेंशन b प्लस c है, तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड में भी b प्लस c होना चाहिए, लेकिन कितना है? 0 है, तो b प्लस c 0 होगा।
हमें एक रिलेशन यहाँ से मिल गया। राइट साइड में आप देखें टाइम का डायमेंशन -2c है और लेफ्ट साइड में टाइम का डायमेंशन 1 है, तो -2t इक्वल टू 2c इक्वल टू 1 होगा, तो c इक्वल टू -1/2 फिर आएगा। यहाँ से आपको c की वैल्यू अटेन हो गई। अब c की वैल्यू को अगर आप पुट करते हो b प्लस c इक्वल टू 0 में, तो यहाँ से b की वैल्यू आपको मिलेगी +1/2। अब इस तरीके से आपको a, b और c तीनों की वैल्यूज मिल चुकी हैं। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू +1/2 है और c की वैल्यू -1/2 है। अब इन वैल्यूज को अगर आप इस इक्वेशन 1 में पुट करते हो तो आपको मिलेगा t इक्वल टू k m⁻0 l⁻½ g⁻−½ अब किसी भी क्वांटिटी का पावर हाफ का मीनिंग होता है अंडर रूट, तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करते हो तो t इक्वल टू k √l/g आएगा। की वैल्यू है वो 2 पाई गई। एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू 2 पाई अटेन की गई। तो अब ये फार्मूला आपका हो गया t इक्वल टू 2 पाई √l/g। स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके और भी आप फार्मूले को ड्राइव कर सकते हो। बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस इस पर हैं जिसे आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो।